अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 13 मार्च 2022 है। मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ और मैं कोई ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से 3-4 दिन तक आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। तो कुछ दोस्तों ने जो मैसेजेस भेजे और पूछा कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक एम्बिग्विटी है सारी सूरत हाल में अदम एतमाद की तहरीक के अंगाम। और चूँकि कुछ भी कोई सूरत हाल लोगों को क्लियर नहीं है, तो लोगों का सवाल एक ही होता है कि जी क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। और आपको पता है कि मीडिया एक मुसलसल मायूसी फैलाने की कोशिश करता है। तो मैं इस वीडियो, ये थोड़ी सी तवील वीडियो होगी क्योंकि मैं इसमें जो है सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दूँगा और उन फैक्ट्स की बुनियाद पे जिस नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप ख़ुद नतीजा अख़ज़ करें कि तहरीक अदम एतमाद क्यों बुरी तरह से नाकाम होगी। मेरा ऐसा मानना क्यों है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि इस वक्त आप ये देखें कि माहौल एक्चुअली क्या बनाया जा रहा है और हक़ाइक़ क्या हैं। तो आप देखेंगे दो तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चलती हैं। एक वो लोग हैं जो एब्सोल्युटली ख़िलाफ़ हैं इमरान ख़ान साहब के, और जिनका एक मतलब मकसद वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वो किसी भी सूरत, उनकी ख्वाहिश है कि जैसे तैसे वो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत चली जाए। ये मीडिया का एक मख़सूस तबका है, वो उसी माहौल में ख़बरें दे रहे हैं, उसी माहौल में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हुकूमत तो बस जा चुकी है, बस दिल का जाना ठहर चुका है, आज गया सुबह गया कि शाम गया वाली सूरत है। दूसरे वो लोग हैं जिनको हम देखते हैं और हम जानते हैं, बेशतर लोग जानते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को आगे लेके चलते हैं। उन बेचारों का अपना कोई बयानिया नहीं होता। ठीक है, वो देख रहे होते हैं कि अगर कोई इशारा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक इशारा है कि मतलब हम साथ नहीं हैं। तो वो कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो आपको बताते हैं जनाब बहुत बारिश बरस गई है इमरान ख़ान साहब की वजह से, छत गिरने वाली है, छत गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी, फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। और जब तक उन्हें इशारा नहीं मिलता कहीं से, तो वो ऐसा माहौल बना रहे होते हैं कि बस हुकूमत ने बहुत ख़राबियाँ पैदा कर दी हैं जिसकी वजह से हुकूमत को जाना ही जाना है। बड़ा माहौल गर्म हो गया है, अपोजिशन के पास पता नहीं क्या हो गया। अचानक उनका बयानिया तब्दील होता है और अचानक ही वो नेक्स्ट अपनी बात में ये कहते हैं कि जनाब बस देखें, छत बेशक गिर पड़ी है और दीवार बेशक गिर पड़ी है, बहुत शदीद बारिश इमरान ख़ान साहब की वजह से हुई है, लेकिन देखिए इसमें भी एक खुशाइंद पहलू है कि छत गिरने की वजह से और दीवार गिरने की वजह से वो जो ताज़ा हवा नहीं आ रही थी और वो जो धूप की किरणें जो हैं उस कच्चे मकान के बासियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। देखिए दीवार गिरने और छत फटने से ये हुआ है कि ताज़ा हवा के झोंके भी आ गए हैं और सूरज की किरणें भी पहुंचना शुरू हो गई। तो देखिए आप एक बात को संजीदगी से समझ लीजिए कि ये जो मीडिया, ये एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके पीछे उनके मकासद कार फरमा होते हैं, मुहर्रिकात होते हैं, और मुहर्रिक सबसे बड़ा पैसा मुहर्रिक है। वो कहते हैं ना, कौन आशिक़ खुदा की ज़ात का है, सारा मसला मुआशियात का है। ठीक, मुआशियात के अलावा इनका कोई मसला नहीं है। और एक आप मतलब इनके बैकग्राउंड को जानते हैं, इनकी हिस्ट्री को जानते हैं। अभी मैं मौजूदा ये करीब तरीन हिस्ट्री से आपको मिसाल देता हूँ कि कल तक ये जब एक बयानिया बना रहे थे, एक बात बता रहे थे आपको, और सारे जहान में इन्होंने एक तमाशा खड़ा किया हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब की प्लेटलेट्स बहुत गिर गए हैं, अगर उनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया तो हंगामा बर्पा हो जाएगा, नवाज़ शरीफ साहब की मौत भी वाक़ई हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो देखें, जो इन्होंने बताया था नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, तो क्या उनके प्लेटलेट्स वाकई गिरे थे? नहीं गिरे थे ना। तो बैन ही जैसे नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे, इनके कहने से इमरान ख़ान की हुकूमत भी नहीं गिरती। तो आइए अब हम अपने इस वीडियो की इब्तदा की तरफ चलते हैं। तो इसकी इब्तदा में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो सूरह मुनाफिकून की इब्तदा पहली आयत क्या है। सूरह मुनाफिकून की इब्तदा परवरदिगार कुछ इन अल्फाज में करता है। वो कहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुनाफिक कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि तू अल्लाह का रसूल है, मगर ये मुनाफिक झूठे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए इससे हमारे लिए सीखने की कितनी बातें इसके अंदर हैं। यानी पहली बुनियादी बात, जब
आप ये डिटरमिन कर लें, आपको ये यकीन हो जाए किसी शख्स के बारे में, किसी इदारे के बारे में कि ये मुनाफिकों का टोला है, तो आपको ये याद रखना है कि वो दुनिया का सबसे, इससे बड़ा सच क्या हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इससे बड़ा कोई सच हो सकता है? इस सच के ऊपर भी अल्लाह फरमा रहा है कि ये मुनाफिक कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सच भी बोलें, उस पर अल्लाह की गवाही भी मौजूद हो कि तू अल्लाह का रसूल है, मगर ये बात हमें याद रखनी है कि ये अगर सच भी बोलेंगे तो उसके अंदर कोई फितने, किसी फसाद का कोई ना कोई पहलू ज़रूर होगा उसमें पोशीदा। ये वैसे कभी सच भी नहीं बोलेंगे। तो आप इनकी इसको उठा के साइड पे रखिए। अब मैं आपके सामने सिर्फ जो है वो फैक्ट्स रख देता हूँ, और उन फैक्ट्स की बुनियाद पे आप ख़ुद बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे कि मतलब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम एक जज्बाती कौम है, और बाहर तौर तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी, नाकामी हो जाती है तो हुकूमत कंटिन्यू करेगी, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कामयाबी भी हो जाती है तो फिर बाहर तौर हमें इलेक्शन में जाना है, क्योंकि अपोजिशन का जो चूं चूं का मुरब्बा है, ये कोई हुकूमत बना के इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो उसकी वजूहात हैं, वो भी मैं आगे चल के बयान कर दूंगा, लेकिन इसके मकासद और मुहर्रिकात क्या हैं हमारी जज्बाती कौम के सामने जब ये लोग इलेक्शन में जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बयानिया क्या है, और वो हकीकत पर मबनी है। इसके मुहर्रिकात हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी से ही मुंसलिक हैं, और इमरान खान साहब ने जो रवैया इख्तियार किया है खारजा पॉलिसी के हवाले से, रशिया और चाइना की तरफ अपने झुकाव को बढ़ाया है, और पाकिस्तान के मफादात को पेश नज़र रखते हुए अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट से लेके यूरोप को हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं तक कह के ये जब सारी चीज़ें की हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि बाहर से कैसा रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। और पाकिस्तान पे वो मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पे क्यों अपनी वो प्रेजेंस जारी रखना चाहते हैं। उनके बहुत सारे मकासद हैं, हमारे न्यूक्लियर हथियार, चाइना की कंटेनमेंट, BRI जो अबोर है, वन बेल्ट वन रोड चाइना का इनिशिएटिव, उसको रोकना, ये बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है उसकी वजह से अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं, गमाश्ते हैं, वो बाहर तौर पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस और अपनी एंगेजमेंट रखना चाहते हैं। यही मुहर्रिक है इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का। आपने देख लिया, शहबाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब ने साफ कह दिया कि जी चूँकि इमरान खान साहब ने यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ बात कर दी है, उनके सफ़ीरों के ख़िलाफ़ बात कर दी है, पब्लिकली बात कर दी है, इसलिए हम अदम एतमाद लेकर आए हैं। अमरीकी सफ़ीर भागते फिर रहे हैं, पैसे चलाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ। अब ज़रा हम इस बात पर रुक जाते हैं कि अगर इस तरह हुकूमतें तब्दील हों, यानी इमरान खान साहब के पास इस असम्बली के अंदर एक आइनी अक्सरियत मौजूद है, सबको पता है, मतलब अपोजिशन को भी पता है, एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है, मुझे आपको भी पता है कि इमरान खान साहब के पास आइनी अक्सरियत मौजूद है। तो फिर उस आइनी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का तरीका क्या होगा? उस आइनी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का वाहिद तरीका ये है कि हुकूमत के साथ से उनके इत्तेहादी तोड़ लिए जाएँ। और मैं अभी फैक्ट्स आपके सामने पेश करूँगा, फिगर्स पेश करूँगा, तो आप देख लीजिएगा कि अगर सारे इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ से चले जाएँ तब भी हुकूमत नहीं गिरती, ठीक है, तब भी हुकूमत नहीं गिरती। तो फिर क्या तरीका है? फिर तरीका ये है कि फ्लोर क्रॉस करवाया जाए, कुछ लोगों को पैसे देकर, लालच देकर, कुछ भी करके कुछ लोगों को फ्लोर क्रॉस करवाया जाए और मतलब उनको शामिल किया जाए। अब मेरी ज़ाती तौर पे कुछ MNA से बातचीत हुई जिनसे मेरा पुराना ताल्लुक़ है। पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस वक्त, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ रुपए तक की बोलियां लग रही हैं। अब हम बिल्कुल एक लेमैन की तरह इस सारी सिचुएशन को देख लेते हैं कि कितना पैसा है। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में तमाम तर पॉलिसीज़ को और ये ऐसा नहीं है कि मैं और आप देख रहे हैं, ये वो भी देख रहे हैं जो असल मुक़्तदिरा है, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, वो भी देख रहे हैं। अगर इस तरह अक्सरियत को तब्दील किया जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने पैसे हैं, टोटल कितने पैसे हैं। यानी अगर 170 वोट आपके पास हों, यानी इमरान खान साहब के पास 179 की इस वक्त अक्सरियत है, तो 170 180 अगर आपके पास वोट हों तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और वज़ीर आज़म अगर आप बन सकते हैं तो आप चाहें पॉलिसी जो है वो मोम की नाक होती है, जिधर चाहें मोड़ दें, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हैं,
वट एवर इट इज़, तो हम जैसे चाहें उसको मोल्ड कर दें। तो ज़रा इमेजिन, मैं वैसे ज़रब तकसीम कर रहा था सादा सी कि 50 करोड़ भी अगर फ़ी जो जिसे कहना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग में एक खच्चर एक गधा 50 करोड़ में भी अगर ख़रीद लिया जाए जो फ्लोर क्रॉस करने के लिए तैयार हो, तो 50 करोड़ से अगर आप 170 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8500 करोड़ रुपया बनता है। 8500 करोड़ इज़ नथिंग, मतलब इट्स पीनट्स। ये जो हमारे करप्ट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा है, उनके लिए 8500 करोड़ रुपया, 8500 करोड़ रुपया या 8.5 अरब रुपए इज़ नथिंग। यानी आप इमेजिन कीजिए कि हमारे लिए 8.5 अरब मैंने कितनी आसानी से कहा और आपने कितनी आसानी से सुन लिया होगा। उसकी वजह यह है कि बेतहाशा करप्शन हुई है और ये हमारे लिए एक मैटर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई अमाउंट होगी। 8500 करोड़, 8500 करोड़ रुपया ही बनता है। अभी कितने पैसे हैं? ये महज इतने पैसे हैं जितने पैसे शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जितने पैसे उनके मकसूद चपड़ासी जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये थी उसके अकाउंट में आए और गए और मनी लॉन्डर हुए और लंदन और दुनिया जहां में पहुंच गए। तो वो भी 1400 करोड़ रुपए एक केस, एक मामूली केस, ठीक है, हज़ारों इनके सैकड़ों केसेस में से एक केस के अंदर भी 14 अरब रुपए इन्वॉल्व। 14 अरब की तो औकात ही क्या है, आप भूल गए हों शायद, क्योंकि हमारी सारी कौम और हम खुद गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं। बिल्कुल हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं। आपको याद है कि जो डॉक्टर आसिम थे जरदारी साहब के, महज एक कारिंदा ही थे ना, डॉक्टर आसिम के ऊपर 479 अरब रुपए की करप्शन के केसेस थे। ठीक है, तो ये कितने पैसे बनते हैं? 479 अरब, और ये कितने पैसे बनते हैं? ये सिर्फ 8.5 अरब रुपए। तो इसका मतलब ये है कि पूरी असम्बली को अगर 50-50 करोड़ रुपया भी लोग लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो जिसके पास ये पैसे हों तो वो पैसा लगा के और बड़ी आसानी से अक्सरियत हासिल कर सकता है। अब इससे इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी सिविरिटी है, इस मामले की शिद्दत को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मुल्क को इस तरह इन गमाश्तों के हाथ में दे दिया जाए कि ये पैसे लगाएं और पैसे लगा के इख्तियार और इक़्तिदार हासिल कर दें और मुल्क की जो समत है, चाहे वो खारजा पॉलिसी की समत है, चाहे इंटरनल अफेयर्स की समत है, उसको जिस तरफ चाहें ये मोड़ दें, तो फिर तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये मुल्क नहीं होगा, फिर ये मतलब चरागाह होगी और इसमें जो भी मतलब इतने अहम मुल्क में जो भी मगरबी मुल्क चरना चाहे वो तो बड़ी आसानी से अपने गमाश्ते यहाँ रख के और चंद 100 अरब रुपए या मतलब उनके लिए फ्यू मिलियन डॉलर्स लगा के बड़ी आसानी से यहाँ ख़रीदो फरोख्त घोड़ों की करके और बहुत आसानी से इक़्तिदार में और इख्तियार में और तमक्कुन में वो आ सकता है। तो जो बात मैं कर रहा था कि इनकी जो मामूली ख्वाहिशात हैं वो ज़ाहिर पूरी नहीं हो सकती। यानी फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, जो रूह रवां हैं, PDM के सरबराह हैं, न लेने में न देने में, पराई शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने फिर रहे हैं। जब उनको ये लगा है कि ये शायद क्या उन्हें यकीन हो गया होगा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, तो अब वो थ्रेटनिंग उनकी जो है ना कंडीशन होगी है कि वो थ्रेट करने पे आ गए। वो बता रहे हैं जनाब गली मोहल्ले में, कूचे में, सड़क पे, चौक में, चौराहे में अनारकी फैलेगी अगर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम किया गया। अब भाई ये तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम होगी? गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो अपने MNAs को चाहें तो वो मना कर दें कि आपने असम्बली में नहीं आना। तो इसमें आपका क्या है? आप अपने लोगों को संभालें, आप अपना नंबर पूरा करें, उनके इत्तेहादियों को साथ मिलाएं और लोगों को साथ मिलाएं, फिर देखते हैं। ओपन बैलेट है और ओपन बैलेट में भी 63A की अपनी अपनी तशरीह हैं सबकी, तो हुकूमत के पास भी सारे कार्ड्स हैं, वो मतलब वो कर सकती। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मासूम ख्वाहिश मैंने सुनी, हसरत इसको कहना चाहिए उनकी जो सुनी, उन्होंने कहा जनाब ख़िज़ां जाए बहार आए ना आए। ये उनकी मासूमाना ख्वाहिश है कि ख़िज़ां जाए, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत किसी भी तौर उसको हमने चलता करना है, उसके बाद क्या होगा उसकी कोई ख़बर नहीं। तो मुल्कों को इस तरह के गमाश्तों के हाथ में नहीं दिया जा सकता। ऐसे इंतहाई इम्पॉर्टेंट मुल्क को, इंतहाई अहम मुल्क को इस तरह से इनके हाथ में नहीं दिया जा सकता कि जी ये जाए उसके बाद जो मर्ज़ी आए। तो इस तरह मुल्क के जो इस्तेहकाम है उसको
इस तरह दाव पे नहीं लगाया जा सकता। ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, मतलब मैंने जिन चीज़ों पे गौर किया कि ये क्यों नहीं, यानी मुझे 1000% ये यकीन है कि ये अदम एतमाद नाकाम होगी, तो उसके मैं कवायद आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि इतने चंद 100 करोड़ रुपया या चंद लोगों की मासूमाना ख्वाहिशात जो थोड़ी सी अनारकी फैला सकते हैं, किसी 4 सड़कों को ब्लॉक कर सकते हैं, और वो भी तब कर सकते हैं जब हुकूमत अपने ज़ोर बाजू से काम न ले और इनको फ़ोरगो कर दे, इनकी सारी हरकतों से चश्मपोशी कर दे कि मज़ीद कोई फसाद फतना ना फैलाएं। लेकिन अगर हुकूमत डील करने पे आए तो हुकूमत बाहर तौर हुकूमत होती है, रियासतों से लड़ना आसान नहीं होता। तो एक फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश है। जरदारी साहब क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि सिंध उनका इंटैक्ट रहे, बाकी कोई ना छेड़े। वो सिंध उनको इंटैक्ट नज़र आ नहीं रहा कि आइंदा के इलेक्शन के बाद, और ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि उनके पैनिक की एक बुनियादी वजह जो इमरान खान साहब ने कहा है कि नए इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी होगी। जब मरदमशुमारी होगी तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो लोग कराची और लाहौर को जानते हैं, तो कराची और लाहौर की जब मरदमशुमारी होती है तो कराची और लाहौर की आबादी ऑलमोस्ट बराबर नज़र आती है, या चंद लाख का उसमें फ़र्क, 20-30 लाख का उसमें फ़र्क नज़र आता है। जबकि कराची बहुत बड़ा शहर है, उसकी जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने हमेशा जो मरदमशुमारियाँ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जानता हूँ कि हमेशा ज़्यादती हुई है शहरी सिंध के साथ, और बहुत ज़्यादा नंबर्स को कम करके दिखाया गया है। तो पीपल्स पार्टी की गेम बहुत हद तक उलट सकती है अगर एक प्रॉपर शफाफ मरदमशुमारी भी हो जाए, तो पीपल्स पार्टी का नंबर गेम जो है वो बहुत ज़्यादा उलट सकता है, और सिंध की हुकूमत उनके हाथ से वैसे ही जा सकती है। कोई इसमें इशू नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं। शहबाज शरीफ साहब का मसला क्या है, उनको एक्चुअली उनके बारे में कहना चाहिए कि दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। उनको ये पता है कि अगर उनका वहाँ से वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो सीधा जेल जाएंगे, और जब इस बार जेल जाएंगे तो वो पिछला वाला इमरान खान नहीं होगा जो किसी की बातों को सुन के इनके बहुत सारे मामलात पे दरगुजर कर गया। इस दफ़ा इनसे हिसाब प्रॉपरली होगा। शहबाज शरीफ साहब यूँ समझें कि जेल के किनारे पे बैठे हैं, उन पे अगर फ़र्द जुर्म आयद होती है, ये 1400 करोड़ रुपए का, जो 14 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो मकसूद चपरासी वाला, जो आपको अजबर है, सब सुनते रहते हैं ख़बरों के अंदर, तो उस केस के अंदर उन पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, और वो ओपन एंड शट केस है, उसके तमाम बैंक की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स तक मौजूद हैं। तो उन्हें पता है कि हम जिस दिन जेल में गए उसके बाद मतलब है मामला, तो उन्हें भी ये मतलब इन सब को सिर्फ एक ही बात की इस वक्त ख्वाहिश है कि किसी भी तरह इस सारे मामले को, इस सारी हुकूमत को जो एक डगर पे चल पड़ी है, इसको बाहर तौर डीरेल करना है। ये किसी भी तरह चले जाएं तो शायद हम टाइम गेन करके चीज़ों को दोबारा मैनेज करने के काबिल हो जाएं। इसमें एक किरदार एस्टैब्लिशमेंट का है, जिसको मतलब 9 तारीख़ तक 10 तारीख़ तक मैं इसमें वेल इन रहा। बहुत सारे जो मेरे पुराने ताल्लुक़दार थे, जिनमें से कुछ MNAs भी थे, उनसे मैंने मुलाकातें की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि हो क्या रहा है, अंदर चल क्या रहा है। तो उस वक्त तक, यानी 9 तारीख़ तक मैं ये विटनेस कर सकता हूँ, 9 तारीख़ की मॉर्निंग तक, कि किसी भी तरफ से वो सिर्फ इशारे का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि चूँकि कोई इशारा नहीं आ रहा, तो उस इशारा ना आने का मतलब ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ जो है ना नहीं खड़ी। अगर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं खड़ी तो बहुत सारे परिंदे जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की जो है वो लाइन पे हमेशा चलना चाहते हैं, वो उड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जो बात, वो चाहे एक 1000 बार न्यूट्रल हों, लेकिन स्टेट के साथ उनका मुखलिस ना होना मुझ जैसे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने 1000 मौक़ों पे उनको देखा है कि वो ये नहीं हो सकता कि वो स्टेट के साथ मुखलिस ना हो। अब एक ऐसी, इसकी टाइमिंग के ऊपर अब हम आ जाते हैं, मतलब एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को छोड़ के वो आपको नज़र आ ही जाएगा कहीं ना कहीं कि उनका किरदार क्या है। उनको किरदार अदा करना पड़ेगा जब वो ये उन्हें नज़र आ रहा है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है कि इसमें सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है और बैरूनी मदाखलत इन्वॉल्व है, तो बाहर तौर उनको कहीं ना कहीं इंडिकेट करना पड़ेगा। और वो इंडिकेट शायद कर चुके हैं, शायद आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंडिकेशन हो चुकी है और लोग जो हैं वो
जो उड़ने के लिए तैयार बैठे थे। आज जिन चंद लोगों से मेरी बातें हुई तो वो उनका, जैसे मैंने साफ़ियों के बारे में कहा कि जनाब वो कुछ साफ़ी ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करते हैं, तो वो बता रहे थे कि जनाब बस बारिश आ गई है और पता नहीं छत गिर पड़ी है, तो फिर उनका फ़ौरन ही बयानिया तब्दील हो जाता है कि जी वो छत तो गिर पड़ी है लेकिन देखें कि उससे ताज़ा हवा और धूप भी जो है ना वो मकीनों को मिल गई है। तो वो किसी भी तरफ पलट सकते हैं, तो वो कुछ पलटे पलटे मुझे आज की डेट में नज़र आए। तो एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि वो मतलब क्या कर रही है, लेकिन क्या करेगी ये मुझे मालूम है। उसकी एक हिस्ट्री है और वो ज़ाहिर है इसकी टाइमिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान साहब जो हैं चाइना के दौरे से आए, उसके बाद रशिया के दौरे से आए, जो डेवलपमेंट्स हमारे खारजा महाज पर हुई हैं, हमने एक लाइन ली और हम मतलब हमारी खारजा पॉलिसी में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से जो लाइन ली गई, एस्टैब्लिशमेंट उस लाइन से हट नहीं सकती। मेरी ज़ाती फीलिंग ये है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट उस लाइन से हट नहीं सकती तो आप इसकी टाइमिंग को ज़रा देखिए। मतलब इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग ये है कि 2 दौरे हो चुके हैं। OIC का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान डे जो है 23 मार्च की परेड होती है, पाकिस्तान डे होता है, गैर मुल्की मंदूबीन आते हैं, उसमें सफ़रा उसमें शिरकत करते हैं, कोई ना कोई सरबराह ममलिकत भी उसमें शरीक होता है। इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि मोहम्मद बिन सलमान उसमें, जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, वो उसमें शिरकत करेंगे। तो दूसरा उसके फ़ौरन बाद जो है OIC मीटिंग है जो बहुत हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें 40 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इंदिया दे चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं कि वो उसमें शरीक होंगे और उसमें कश्मीर के ऊपर बात होगी और बहुत सारे जो मुसलमान ममालिक के मसाइल हैं उनके ऊपर बात होगी और यकीनन बड़ी ठोस बात होगी इस बार। उसके बाद रशिया में इमरान खान साहब ने रशियन जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, सरमायाकार हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफ़र किया था कि हम सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मार्च के महीने में, यानी फ़ेब में उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट मंथ में हम कर रहे हैं, तो आप उनको भी उन्होंने शिरकत की दावत दी थी। तो वो बहुत बड़ी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही है। तो इस सारे मौके के ऊपर इस हंगामे के खड़े करने के जो मकासद हैं, और फिर आप देखिए यानी गैर संजीदगी का आलम देखिए कि फजलुर रहमान साहब ने OIC वालों को, मतलब आपकी हैसियत क्या है? आप असम्बली के मेंबर तक नहीं हैं, ठीक है, और आप असम्बली के मेंबर ना होते हुए भी इन मतलब प्रोटोकॉल्स को वायलेट करते हुए आपको ये तहजीब भी ना हुआ कि आपने किससे क्या बात करनी है। OIC के मेंबरान ममालिक को उन्होंने एक ही प्रेस बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह दिया कि हम आपसे कह रहे हैं कि अभी आप इसमें शिरकत ना करें, ये हम कॉन्फ्रेंस बाद में बुला लेंगे, और कोई मुल्क जो है इस इमरान खान साहब को जो है ना प्रोटोकॉल ना दे सरबराह ममलिकत का, और OIC जो है वो OIC के मेंबर ममालिक जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हो। यानी आप इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा लगाइए। तो क्या आपका क्या ख्याल है, जो मुल्क चलाते हैं, जो डीप स्टेट होती है, जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो इन सारी कहानियों को देखते हुए और इन सारे लोगों की गैर संजीदगी और इनका माजी और इनकी फाइनेंशियल करप्शन, ये साफ़ी आपको लाग गए ना इस्लामाबाद में TV चैनल्स पे बैठ के कि जी नहीं वो जी वो किसी को भी कोई करप्ट कह सकता है। वो भाई ये सब जानते हैं और एस्टैब्लिशमेंट सबसे अच्छी तरह जानती है कि इन लोगों ने मुल्क को किस बुरी तरह बम्बोड़ा है, ठीक है। तो इन सब, और फिर गैर संजीदा, जितनी गैर संजीदा मैंने ये बात आपको बताई कि वो यहीं बैठ के कह रहे हैं कि OIC के मेंबर ममालिक जो हैं वो ना आए जी, बाद में हम कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे। इतने गैर संजीदा लोगों को इनाने इक़्तिदार एस्टैब्लिशमेंट एक गैर आइनी तरीके से सपोर्ट करके इमरान खान साहब की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करके एस्टैब्लिशमेंट इनको देगी। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक बात की जा रही है, वो मैसेज मैंने भी कन्वे किया। सारी दुनिया मतलब एस्टैब्लिशमेंट कोई अंधी गूंगी बहरी तो नहीं है, वो हर तरफ का मैसेज सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो मैसेज था वो वेरी लाउड एंड क्लियर था, जो उन्होंने मेलसी के जलसे में कहा। उन्होंने वाज़े तौर पर एक बात कही थी उसमें, जिसको किसी ने अगर नोटिस किया तो किया और नहीं किया तो वो आप समझ लें। उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा था कि मुशर्रफ जो हैं उन्होंने NRO देकर इन लोगों को, जबकि इनकी करप्शन का पता था, इनके अरबों डॉलर्स की बाहर की जायदादों का पता था, उस पर NRO देकर मुल्क के साथ गद्दारी की और ऐसा
करना, यानी इन करप्ट लोगों को NRO देना जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम था। ये ऐसे ही था जैसे वो हम एक नोटिस जारी करते हैं और उसमें कह देते हैं टू होम इट मे कंसर्न। तो टू होम इट मे कंसर्न, इन लोगों को एकोमोडेट करना, इन लोगों को NRO देना, इस वक्त इक़्तिदार के ऐवान तक इनको पहुँचाना और इस हुकूमत को गैर आइनी तरीके से इसकी नंबर गेम को चेंज करके इन लोगों को इक़्तिदार तक पहुँचाना जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इतनी पागल नहीं है। मेरे ज़ाती ख़्याल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि एस्टैब्लिशमेंट इनकी हिमायत कर रही है। अब आ जाते हैं नंबर गेम की तरफ। ये तो मतलब एक फैक्ट्स थे दूसरी तरह के। अब आ जाते हैं नंबर गेम की तरफ। ऐवान टोटल 342 अरकान पर मुश्तमिल है। 342 टोटल नंबर्स हैं हमारे ऐवान में, जिसमें PTI के अपने जो नंबर्स हैं वो 155 या 156 हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं देखना भी भूल गया, लेकिन 155 या 156 टोटल नंबर्स हैं PTI के। MQM पाकिस्तान के पास 7 हैं, PMLQ के पास 5 हैं, GDA जो है उसके पास 3 हैं, शेख रशीद साहब जो हैं वो उनके पास 1 सीट है लेकिन वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब अगर ये सारे इत्तेहादी भी भाग जाते हैं, सारे इत्तेहादी भी अपोजिशन का साथ देने पर रजामंद हो जाते हैं, तो 162 अपोजिशन के अपने अरकान हैं। तो क्या ख्याल है कि अपोजिशन के किसी रुकन के सर में दर्द नहीं होगा, किसी की आँख सुर्ख नहीं होगी, किसी को कोरोना नहीं होगा, कोई खुर्शीद शाह के बकौल ऐसा नहीं होगा जो चलने फिरने के काबिल ना हो उस दिन, किसी के कोई ग्रीवेंसेस नहीं होंगे। पंजाब की हुकूमत पे सारी बारगेनिंग हो रही है, तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला नून लीग ऑफ़र भी कर दे तो क्या नून लीग के अपने लोग खफा नहीं होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब यानी आप इमेजिन कीजिए कि 11 जमातें वो और MQM पाकिस्तान और PMLQ जो काफ लीग है, ये 13 लोग मिलके अगर तहरीक अदम एतमाद ला रहे होंगे तो क्यों ला रहे होंगे? मैंने आपको इस वीडियो की इब्तिदा में भी बताया कि कौन आशिक खुदा की ज़ात का है। ठीक है, सारा मसला मुआशियात का है। तो बात तो मफादात पे हो रही है ना कि जी मुझे ये दे दें तो ये ले लें, ये दे दें तो ये ले लें। तो इमरान खान साहब से ज़्यादा बेहतर किसी को कौन क्या दे सकता है? जो बंदा हुकूमत में बैठा है वो तो खाली डेवलपमेंट फंड से भी एक MNA को राज़ी कर सकता है। तो जो लोग नए हुकूमत में आएंगे और उन्हें ये पता होगा कि डीस्टेबल अगर कोई हुकूमत आ भी जाती है, इनको किसी गैर आइनी तरीके से चलता कर भी दिया जाता है, ये सुकून से अगले इलेक्शन तक बैठ भी जाते हैं, जो होना पॉसिबल नहीं है, और ये सब कुछ ऐसे स्मूथली अगले 1.5 साल चलता रहता है, तो भी अपोजिशन के 13 लोग, जो मैंने एक और वीडियो में गुर्गे बारा दीदा की मिसाल दी थी, भेड़िए, ये आपका क्या ख्याल है? ये आराम से सुकून से मिल बैठ के खाएंगे सारा कुछ और इमरान खान बाहर बैठ के इनको खाने देगा? इतनी तगड़ी अपोजिशन के साथ, यानी अगर उसके साथ 130-140 अरकान भी बच जाते हैं, बाकी मुनरिफ और बागी भी हो जाते हैं, तो जिन्होंने 35 सीटों के साथ इमरान खान को देखा हो, वो 130 सीटों के साथ इमरान खान के इस ताकतवर बयानिए के साथ, इस जज्बाती कौम के सामने इस ताकतवर बयानिए के साथ कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और बैरूनी कुव्वतों ने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से इस हुकूमत को गैर आइनी तरीके से पैसे लगाकर, घोड़े खच्चर गधे खरीद कर इस हुकूमत की आइनी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया है, तो क्या ख्याल है ये बड़ी आसानी से हुकूमत करेंगे? तो आपका क्या ख्याल है? ये जो वोट देने वाले हैं ये इतने बेवकूफ़ होते हैं कि इनको पता नहीं है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 162 उनके पास टोटल नंबर है। अगर ये 7 और 5 यानी PMLQ और MQM पाकिस्तान जो है, इनके 12 अरकान भी चले जाते हैं तो इनके पास टोटल 174 का नंबर बनता है। और ये तब बनता है जब 100% अपोजिशन के अरकान को कोई ग्रीवेंसेस ना हो, हुकूमत उनको किसी भी तरह से परसू ना कर सके, और वो तमाम के तमाम इजलास में बनफ्स नफीस शरीक हों। यानी हुकूमत के पास क्या कार्ड है कि वो अपने MNAs को मना कर दे, और उनके पास 63A की उनकी अपनी तशरीह है, और वो उस तशरीह के मुताबिक अपने स्पीकर से फ़ैसला भी करवा सकते हैं, और बाद के मामला तो बाद में देखे जाएंगे ना। बाद में तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी कि 63A का मतलब क्या है, कि क्या जुर्म के सरजद होने के बाद डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, यानी वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ अगर वोट देता है तो डिफेक्शन क्लॉज तब अमल में आएगी, या स्पीकर पहले ही रोक सकता है? तो स्पीकर अगर पहले ही रोक देता है और उसके वोट को इनवैलिड कर देता है
तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ना। तो मौके पर अदम एतमाद कैसे कामयाब कर सकती है इन सारे हकाइक की रोशनी में, जबकि हुकूमत के पास क्या हथियार है? हुकूमत के पास हथियार ये है कि वो जिस एक भी अपोजिशन के रुकन पार्लिमान को अगर परसू करने में कामयाब हो जाती है और वो अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है, तो उसको किसी जमात से तोड़ना भी नहीं है और कहीं वोट भी नहीं कराना। सिर्फ इतना कहना है कि जनाब आपने बस असम्बली के इजलास में नहीं आना। वो सिर्फ असम्बली के इजलास में नहीं आएगा, उसके पास हज़ार बहाने हैं। रास्ते में रश हो सकता है, गाड़ी उसकी पंक्चर हो सकती है, उसकी आंख में कोई मच्छर जा सकता है जिसकी वजह से उसे डॉक्टर के पास रुकना पड़ा, उसे कोरोना हो सकता है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं हो सकता, उसके किसी अजीज़ की डेथ हो सकती है, बहुत सारे मसामी बीमार हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इजलास में सिर्फ शरीक ना हो तो भी अपोजिशन को ये नंबर पूरे करना बहुत बहुत मुश्किल बात है। तो मेरे इन सारी मारूज़ात में जो कुछ मैंने मतलब आपको बताया, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे कहीं से ये लगता नहीं है कि हुकूमत को कोई परेशानी है। फिर आज की मतलब इस वीडियो की आखिरी बात मैं